Hello students, how are you? I think you are will be fine, very fine in your daily routine. Now the summer vacation is going to be last, and your next session will start just now, and your session will be continue up to your final exam, and then you will be going to the next class. That it will be running as usual it is. बट प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये जानना चाहिए कि मैथ्स के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और उसमें मीडियम हमारा चलता है, तो इंग्लिश मीडियम सबके लिए जो है आजकल सबको पसंद है और उसी में अक्सर लोग पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए हैं, आप CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, CRT में इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं और पढ़ रहे हैं। तो मैं उन सारे बच्चों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं आज कुछ एक क्लास देना चाहता हूं। तो आप लोग सबसे पहले विक्रम झा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और इस तरह के जो है वीडियोज भी आपको इस तरह से मिलते रहेंगे। तो आइए, इंग्लिश ग्रामर में हमने पिछले वीडियोज में आपको सेंटेंस के बारे में बताया था। अब सेंटेंस चूंकि एक प्रारंभिक चीज है, तो प्रारंभिक चीजों को ही लेकर के मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो सेंटेंस माने आप जानते हैं कि कोई भी वाक्य जो होता है वही एक तरह से भाषा का निर्माण करने का एक आधार स्तंभ होता है वाक्य। तो 10 सेंटेंस तो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। कि सेंटेंस के मुख्यतः 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है, आप खुद बताइए क्या होता है दूसरा? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 2 होते हैं। जो मुख्य हिस्सा होता है, जो सब्जेक्ट, जिसको डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, से मोहन, एक डूअर मतलब काम करने वाला एक लड़का है जो रीड्स मतलब पढ़ता है। और क्या पढ़ता है? अ बुक। तो पहले मैं आपको सेंटेंस के पार्ट जो है समझाऊं कि जो शुरू में यहाँ पर मोहन लिखा हुआ है, यह आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब होता है हिंदी में से कर्ता कहते, काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो वाक्य में कोई न कोई एक्शन होता रहता है। देखिए, वाक्य की परिभाषा ही यही है कि वाक्य उसे कहते हैं जिसमें कोई न कोई कार्य हो रहा हो, कार्य होने की बात कही गई हो। तो कार्य होने की बात कही, कार्य होना जो होता है इसको अंग्रेजी में एक्शन वर्ड कहते हैं। और जो एक्शन वर्ड होता है वही वर्ब कहलाता है। और वर्ब जो है उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। V1 में जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए गो, तो गो का V1 हो गया, उसी का V2 हो जाएगा वेंट, WENT वेंट, और V3 हो जाएगा गोन, GONE गोन, और V4 हो जाएगा उसी गो में ING लगा देंगे तो गोइंग जो है V4 हो जाएगा। और फिर GOES गुज हो जाता है, तो वो V5 यानी वर्ब का 5th फॉर्म होता है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके कान और दिमाग और इंटरेस्ट जो है इसी की तरफ होना चाहिए, इंग्लिश की तरफ। मोहन रीड्स अ बुक। देखिए, इंग्लिश से हिंदी करना आसान है, लेकिन हिंदी से इंग्लिश करते समय कई लोग फंस जाते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, समझनी है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, हिंदी से इंग्लिश में आप उसको सीखें। मैं तो कहता हूँ हिंदी से इंग्लिश सीखना बहुत कठिन है। आपको अगर सीखने की बहुत ही इच्छा हो तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश सीखें, जो आपका इंग्लिश मीडियम बुक खुद ही सिखा रहा है कोर्स। तो मोहन सब्जेक्ट है। थोड़ा ग्रामेटिकल नॉलेज भी समेट लीजिए यहाँ पर विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे। मोहन सब्जेक्ट है क्योंकि यह कार्य करने वाला है। और सब्जेक्ट कौन सा कार्य कर रहा है उसको नोटिस करिए। रीड्स, पढ़ना एक कार्य है ना, एक्शन है। तो इसमें ये हो गया आपका अगर सब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका वर्ड, एक्शन वर्ड। ये हो गया आपका एक्शन वर्ड। हो गया कि नहीं हो गया? तो एक्शन वर्ड होता है वर्ड। और उसके बाद राम जो पढ़ता है तो उसका फल किस पे पड़ता है, यानी क्या पढ़ता है? अगर वो पढ़ रहा है, कोई कार्य करता है कोई इंसान, तो उसका कुछ नतीजा निकलता है, किसी चीज पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव उसके बुक पे पड़ रहा है कि बुक खत्म हो रहा है, उसका पढ़ेगा तो बुक खत्म होगा। तो ये जो जिस चीज पर उसका प्रभाव पड़ता है, करता है कि कार्य का, उसे ही कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं।
तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं का आंसर है कि वाक्य में अगर आप क्या लगा के प्रश्न करोगे तो आंसर जो मिलेगा वही है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है, तो आप एक क्वेश्चन करिए व्हाट डज राम रीड, आखिर राम क्या पढ़ता है, तो व्हाट का आंसर जो आया बुक, वही है आपका ऑब्जेक्ट। और फिर हु रीड्स ए बुक, हु लगा क्वेश्चन करने से आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा कि हु रीड्स अ बुक, कौन बुक पढ़ रहा है, तो उसका आंसर है राम। तो राम यानी सब्जेक्ट माने होता है कि जो कर्ता कार्य करने वाला होता है, तो उसके लिए आपको हु लगा के क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई टीच यू, तो अब पढ़ेगा हु टीच यू, कौन तुमको पढ़ाता है, तो तुम खुद ही बोलोगे सर, आप अपने लिए आंसर करेंगे तो बोलेंगे ना आई टीच यू, तो आई हो गया सब्जेक्ट। यू बीट मी, तुम मुझे पीटते हो, तो हु बीट मी, तो आंसर हो जाएगा यू। तो जिस चीज के लिए अगर मदर कुक्स फूड, माँ खाना बनाती है, तो हु कुक्स फूड, कौन खाना बनाती है, तो आंसर होगा मदर, तो मदर हो गया सब्जेक्ट। व्हाट डज मदर डू, माँ क्या करती है, व्हाट लगा क्वेश्चन किया तो आंसर आया कुक, खाना बनाती है, तो कुक फूड, फूड को बनाती है, क्या बनाती है, फूड, तो आंसर आ गया फूड, तो फूड हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। व्हाट डू आई राइट, मैं क्या लिखता हूं, तो आंसर है लेटर। तो आप इस तरह से नोटिस कर लीजिए, व्हाट लगाकर क्वेश्चन करने से जो आंसर आए वो ऑब्जेक्ट होता है, हु लगा करके क्वेश्चन करने से जो आंसर आए वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही पैटर्न होता है इंग्लिश के सेंटेंस का। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि इसका पैटर्न थोड़ा हिंदी में चेंज होता है। जैसे मोहन, इसी को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो मोहन एक किताब पढ़ता है, इसका भी हम लोग देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है। जैसे हम अभी स्ट्रक्चर बताए हैं इंग्लिश का, इंग्लिश में नॉर्मली सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, लेकिन हिंदी में सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट अगर है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं होता बल्कि ऑब्जेक्ट होता है, यही आपको नोटिस रखना है। सब्जेक्ट के बाद हिंदी में वर्ब नहीं होता बल्कि ऑब्जेक्ट, एक किताब है ऑब्जेक्ट वो होता है, वर्ब लास्ट में होता है। तो आप देखें कि हिंदी में थोड़ा सा स्ट्रक्चर में अंतर है। ये तो हो गया वाक्यों में जो हिंदी और इंग्लिश वाक्यों का क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब आगे बढ़ेंगे आप कि वाक्य में आपने अभी भी मेरे मुंह से सुना कि वाक्य के सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं मुख्यतः। तो पहला पार्ट अगर सब्जेक्ट होता है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट को छोड़कर जो वाक्य के अन्य हिस्से होते हैं उसको कुल मिलाकर के प्रेडिकेट कहते हैं। बताइए, इसीलिए तो आपसे क्वेश्चन किए थे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो एक लेसन आपका इंग्लिश ग्रामर में आता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं। सब्जेक्ट तो आप जान गए हैं, अब उसके साथ साथ प्रेडिकेट जो बाकी का हिस्सा है वो प्रेडिकेट नोट कर लीजिए कहलाता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल लीजिए और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने का आसानी से प्रयास करिए, जैसे आसानी से समझ में आ जाएगा। सी हो गया सब्जेक्ट, तो प्रेडिकेट कितने भी वर्ड में हो सकता है, जैसे सी इज डूइंग हार्ड वर्क, इसमें जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं ये सब के सब जो है सब्जेक्ट को छोड़कर, ये है सब्जेक्ट अगर, तो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी के जितने भी शब्द हैं वह एक साथ आपका प्रेडिकेट कहलाते हैं। सब्जेक्ट छोटा और बड़ा दोनों होता है, यहाँ छोटा सब्जेक्ट है लेकिन प्रेडिकेट हमेशा ही लगभग बड़ा होता है, ये आपका प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य के बाकी बचे हुए हिस्से को हम प्रेडिकेट कहते हैं। हिंदी में सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। तो कर्ता के बारे में जो बात कही जाए, कर्ता के बारे में जो बात कही जाए उसे विधेय या प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट तो डूअर होता है, कर्ता होता है, कार्य करने वाला होता है, बार बार होता है। ये छोटे बच्चे का क्लास है, इसमें बड़े बच्चे छोटे बच्चे से मतलब नहीं है। बात मतलब इस बात से है कि आपको ग्रामर में सेंटेंस में अगर स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो आप बोल क्या रहे हैं। आपके घर में किस चीज से आपका घर बना है आपको पता ही नहीं है, आपको उस घर के बारे में आप क्या जान रहे हैं। आपका घर ईंट और पत्थर से बना हुआ है,
ईंट और सीमेंट से, बालू से बना हुआ है, आप देखते हैं तो आपको जानकारी होती है, तो आप समझते हैं कि मेरा घर मजबूत है और मैं इस घर में, आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली रहते हैं। तो आपको किसी भी इंग्लिश भाषा को अगर बोलना है, इंग्लिश भाषा को बोलने के लिए ग्रामर अत्यंत आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह भाषा है, भाषा बोलने से आती है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो हमारे पास थोड़े बहुत वर्ड्स होते हैं, वही वर्ड्स काफी होता है भाषाओं को बोलने के लिए। आज हम आपको प्यारे बच्चों विश्वास दिलाते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप पहचानिए। फिर उसमें सब्जेक्ट का तो छोटा बड़ा सब्जेक्ट होता है, लेकिन प्रेडिकेट में आपको क्या क्या हो सकता है। प्रेडिकेट में आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मिलेगा प्यारे बच्चों। यहाँ जो आपको इज दिख रहा है, ये है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्प कर रहा है सेंटेंस को बनाने में, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया हेल्पिंग वर्ब। और चूंकि ये डूइंग जो है वह एक एक्शन वर्ड है प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये एक्शन वर्ड है, काम करने का भाव व्यक्त करता है। डू मतलब करना, और हार्ड वर्क जो है यह ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में यूज हुआ है, तो आप इसको ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, कर्म ही बोलेंगे, ताकि आपको सब्जेक्ट इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से पता चल जाए। तो प्यारे दोस्तों, यह एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और वाक्य के महत्व, हिंदी और इंग्लिश वाक्य के संरचना में अंतर, स्ट्रक्चर में अंतर बताया गया, और साथ ही साथ अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से इससे अगले लेसन में हम क्या पढ़ाएं आपको, ताकि आपको जल्दी से जल्दी अंग्रेजी सीखने में आए। तो आप जरूर आज एक लेसन पढ़ लीजिएगा अपने बुक में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। थैंक यू वेरी मच फॉर being here with Vikram Jha YouTube channel here. Thank you very much and meet you in the next video. Bye.